मित्रों, एक नए सेशन में हम आप और जुड़ चुके हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबके डिमांड्स की वजह से हम लोगों ने एक शेड्यूल लॉन्च किया है और अब जो क्लासेस होंगी इस चैनल पे इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग होंगी। ये शेड्यूल जो है ये ध्यान रखकर बनाया गया है कि आगामी झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो परीक्षा है उसमें कंप्यूटर के हर विषय को कवर किया जा सके। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इस बार कंप्यूटर में एआई का भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, डेटा साइंस और कोडिंग भी है। तो जो सिलेबस है सबको ध्यान में रख के रखा गया है। कंप्यूटर साइंस की क्लासेस जो होगी वो संडे और वेडनेसडे को होगी। कब होगी? रात्रि 9 बजे। ठीक है। एआई और कोडिंग का कब होगा? सोमवार और बृहस्पतिवार, मंडे और थर्सडे को रात्रि 9 बजे। डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी हम लोग पढ़ेंगे मंगलवार और फ्राइडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को। कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ेंगे सैटरडे को। ये कंप्यूटर अवेयरनेस किसके लिए है? तो ये हर एग्जाम के लिए। अगर आप देखेंगे झारखंड माध्यमिक आचार्य में भी तो टीचर की बहाली में भी कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाएगा पेपर 1 में। तो उसी के लिए हम लोगों ने 1100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू बना रखा है। हम लोगों ने 1100 क्वेश्चन का एमसीक्यू बना रखा है और ये YouTube के दुनिया में पहली बार ऐसा है कि 1100 का कोई सीरीज चलाया है। ऐसा आपको सीरीज नहीं मिलेगा। इसका हम लोगों ने पीडीएफ भी बना रखा है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करके ग्रुप में जुड़ के, ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ऐड करके अपने आप को पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। उसमें क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया है। तो 1100 हैं, आप 1100 लेकर पढ़ सकते हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो ये सबके लिए अत्यंत लाभकारी है। आने वाले दिनों में आपका प्यार इसी तरह बना रहा तो हम लोगों ने ये भी सोच रखा है कि अलग अलग टॉपिक पे, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, इन सब पे हम अलग अलग आपको एक सीरीज बना के दिखाएंगे। और टारगेट यही होगा कि हर एक पे कम से कम 500 एमसीक्यू डिस्कस करें। तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए और आइए आज की क्लास हम लोग कंप्यूटर साइंस की शुरू करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। यही आपको हमसे जोड़ने में मदद करता है। आइए आज हम लोग पहले दिन मिल रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लेक्चर में। तो सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली यहाँ पर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जानना है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के अलावा यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंटेशन जानना है और डेटा रिप्रेजेंटेशन के अलावा हमें C++ की जानकारी होनी चाहिए और C++ के अलावा मॉडर्न ट्रेंड्स इन कंप्यूटर या मॉडर्न ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस की जानकारी होनी चाहिए। तो जब आप और हम यहाँ पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। ये नहीं सोचना है कि बेसिक्स है तो सब छोड़ देंगे, डेटा रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ाएंगे। सब कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आपको बस जुड़े रहना है धैर्य के साथ। साथ में कॉपी कलम जरूर रखिएगा, क्योंकि बिना नोट्स बनाए अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ एमसीक्यू के बदौलत आपका पेपर निकल जाएगा तो ये बेवकूफ़ी है। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन ये फैक्ट है कि बिना थियोरेटिकल नॉलेज, बिना कॉन्सेप्ट के आप यहाँ पे नहीं सीख पाएंगे। विश्वास रखिए, सिलेबस पूरा खत्म करके आपको यहाँ दिया जाएगा। एक प्रश्न भी यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये हम इसकी गारंटी लेते हैं। आइए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के डेफिनेशन से। तो आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो है इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड इन ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ट्रेड में इसका इस्तेमाल होता है, एजुकेशन में इसका इस्तेमाल होता है और रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर के कितने जनरेशन है ये सब जानना पड़ेगा, ये सब पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो इन टोटल अगर हम जनरेशन की बात करें तो 6 जनरेशन हैं। पुरानी बुक्स में 4 दिया था, तो आप लोग अपने आप को अपडेट कर लीजिए, 6 जनरेशन होते हैं। पहला जनरेशन जो हमारे पास होता है हम उसे फर्स्ट जनरेशन के नाम से जानते हैं। कब से कब तक था? तो 1940 से 1956 का ये पीरियड था।
इस समय कंप्यूटर्स जो थे वो वैक्यूम ट्यूब से बने हुए थे। इसके फायदे और नुकसान क्या था? तो बहुत बड़ा होता था साइज में, ज्यादा पावर कन लेता था, कंजम्पशन करता था। पावर कंजम्पशन की वजह से गर्मी होती थी, तो उसकी वजह से ये बहुत जल्दी खराब हो जाता था, और इसके लिए हम लोग मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे। अब ये मशीन लैंग्वेज क्या है, तो इसकी जानकारी भी हम लोग आगे आपके क्लासेस में देंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अगर बात करें, तो उस दौरान जो उदाहरण है, यानी उस दौरान जो कंप्यूटर्स थे वो थे एनिक, एडवेक और यूनिवैक 1। यूनिवैक या एनिक की बात करें तो एनिक 27 टन का हुआ करता था, 8 फीट इंटू 100 फीट इंटू 3 फीट। ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ, ये हो गया हाइट, और 150 वॉट का पावर कंजम्पशन करता था, जिसकी वजह से स्वाभाविक सी बात है कि गर्मी वहां ज्यादा होती थी। सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन जो है वो 1956 से 64 तक था। अब इस दौरान हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर की क्या खासियत थी? तो स्मॉल था, साइज छोटा था, कम साइज होने से पावर भी कम लेता था, पावर कम लेने से गर्मी भी कम निकलती थी। यहां पर अब पंच्ड कार्ड्स का इस्तेमाल होने लगा। किसके लिए पंच्ड कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे? फॉर डेटा स्टोरेज। ये पंच्ड कार्ड क्या होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। इस समय, इस दौरान पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा बनकर आया? वो था बैच ऑपरेटिंग ओएस एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सर ये बैच ओएस क्या होता है और मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस क्या होता है? इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है कि मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड, असेंबली लैंग्वेज। यहां पर हम लोग मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे। मशीन और असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। अब आपके यहाँ इसमें एग्जाम्पल्स जो पूछे जाएं कि भैया कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे, तो एग्जाम्पल के तौर पे IBM का 140, IBM का 160 और यूनिवैक 1108 ये होता था। ठीक है, अब आते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन जो था, इसमें कंप्यूटर का दौर था 1964 से 1971 तक। ये जो कंप्यूटर था वो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का बना होता था। IBM 360 जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है हनीवेल 6000 सीरीज। इसमें कंप्यूटर्स क्या थे? छोटे हो गए, फास्ट हो गए और रिलायबल थे। ये कम पावर लेता था और यहाँ हाई लैंग्वेजेस वर यूज्ड। हाई लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया, जो आप लोग C++, पाइथन और जावा की बात करते हैं। घबराना नहीं है, जो पॉइंट हम नहीं बताए हैं वो भी बताएंगे, लेकिन हम बस ये चाहते हैं खिचड़ी ना बने, तो इसको हम लोग अलग अलग जहां पे उससे कंसर्निंग टॉपिक आएगा वहां पे पढ़ लेंगे और वहां पे आपको बता देंगे। अगर फोर्थ जनरेशन की हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन जो था वो 1971 से 1981 का दौर था। माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बनने लगा। ये छोटा कंप्यूटर बनता है और फास्ट होता था। माइक्रो कंप्यूटर्स के सीरीज जो थे वो IBM था, एप्पल था। अब कंप्यूटर क्या हो गया? पोर्टेबल हो गया। पोर्टेबल का मतलब कि आप इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते थे। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन जो था वो बना था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 1980 से आज तक ये चल रहा है। यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? तो पैरेलल प्रोसेसिंग का। सुपर कंप्यूटर्स बने इस दौर में। दूसरा, कंप्यूटर साइज छोटा हो गया। अब यहाँ पे कंप्यूटर जो था वो इमेज और ग्राफिक्स समझ सकता था। अब यहाँ पर AI और एक्सपर्ट सिस्टम आया। AI क्या होता है? 2 मिनट आपको हम यहाँ बता दें। AI का मतलब होता है व्हेन अ मशीन मिमिक्स ह्यूमन बिहेवियर। अगर एक मशीन ह्यूमन बीइंग के तरह या ह्यूमन ब्रेन के तरह काम करने लगे या ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी करने लगे तो हम उसको कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब इसमें फायदा क्या होता था? कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कितना हो टफ प्रॉब्लम आ जाए, उसका सलूशन निकालने में ये संभव था। यानी मशीन के पास अब इतनी ताकत होती थी कि मशीन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था या कर सकता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि AI जो है वो कैसे काम करता है और AI के क्या खासियत है। तो अगर हम आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता दें
यहाँ पर एआई में 3 डोमेन पे काम होता है। पहला डोमेन जो होता है वो होता है डेटा। दूसरा डोमेन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एनएलपी। एनएलपी का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लेवल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और तीसरा जो हमारे पास होता है डोमेन वो होता है सीवी, कंप्यूटर विजन। यानी इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके मशीन काम करता था। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तब पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, 2 मिनट हम इसकी बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जो भी टास्क होता है उसको मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ा जाता है। ठीक है, टास्क को हम लोग मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ देते हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग में पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर्स, 2 और मोर प्रोसेसर्स या कह सकते हैं सीपीयूज हैंडल सेपरेट पार्ट ऑफ अ टास्क, हैंडल सेपरेट पार्ट ऑफ अ या ऑफ एन ओवरऑल टास्क। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा है टास्क, तो आप जानते हैं कि टास्क को टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, 1 2 3। तो इस केस में क्या होता है कि या तो बहुत सारे प्रोसेसर्स का यूज करेंगे या तो अलग अलग सीपीयू का यूज करते हैं और ये अलग अलग सारे टुकड़ों को एनालिसिस करते हैं। लास्ट में इनको मिला दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इससे जो आउटपुट आया वो जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया और एक फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है, रनिंग 2 और मोर प्रोसेसर्स और सीपीयूज टू हैंडल सेपरेट पार्ट्स ऑफ एन ओवरऑल टास्क। नेक्स्ट अगर बात करें तो 6th जनरेशन की बात आती है, जहां पर हम लोग पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है, अब इसमें अगर हम बात करें तो दोनों जो हैं मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट्स का यूज करते हैं। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है, तो ये दोनों जो हैं मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स का यूज करते हैं। इससे मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स का यूज करने से क्या होता है, इससे फायदा ये मिलता है कि स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन बढ़ जाता है, यानी प्रोसेसिंग करके रिजल्ट दिखाने का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन इंक्रीजेस। ठीक है, अब बात आती है कि अब इनमें कोई डिफरेंस भी है, तो बिल्कुल डिफरेंस है। जो बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उन प्रोसेसिंग यूनिट्स को आपस में कम्युनिकेट भी करना होता है। ठीक है, तो उस कम्युनिकेशन का जो दौर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दे डिफर इन हाउ दोज यूनिट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्युनिकेट। इसके बारे में आगे वाले क्लासेस में हम और भी पढ़ेंगे। अब इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर जो था वो स्मार्ट, फास्ट और छोटा हो गया। इस दौर में रोबोटिक्स बनने लगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मैंने बताया एक डोमेन है एआई का। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं वॉइस रिकॉग्निशन के लिए। अगर आप लोग देखे होंगे तो हमारे फोन में गूगल ट्रांसलेटर होता है, सीरी होता है, अलेक्सा होती है। ये सारे जो हैं वो एक एग्जाम्पल हैं किसके, एनएलपी के। तो इनका इस्तेमाल करके कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल बनाता है और मशीन अंडरस्टैंडेबल को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को जनरेट भी करता है। ठीक है, यानी हर वो काम कर सकता है मशीन जो इंसानों के द्वारा आवाज के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट कहता है डेवलपमेंट ऑफ वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो स्वाभाविक सी बात है, जब यहाँ एनएलपी आ गया तो वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स आएंगे ही आएंगे। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 6th जनरेशन जो है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एरा ऑफ इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स।
सिक्स जनरेशन को एरा ऑफ इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? तो जब आप एक मशीन के अंदर ह्यूमन नर्वस सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। अब आप सोचिए कि मान लीजिए हम आपको चिकोटी काटे तो क्या होगा? आपको दर्द होगा, आप स्टिमुलस क्रिएट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। स्टिमुलस और रिएक्शन का मतलब हो गया कि अगर हम आपको चिकोटी काटे तो आप शायद अपने हाथ को हटाएंगे, या हो सकता है आप हमसे लड़ाई करें, कुछ बोलें। ठीक उसी तरीके से मशीन के अंदर भी ये टेंडेंसी पैदा की जा रही है कि मशीन जो है वो एक्शन ले, वो रिएक्ट करे। उस चीज को डेवलप करने के लिए हम लोग उसके अंदर नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। तो ये जो नर्वस सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम को रिजेंबल करेगा। अब आपको बता दे यहां पे दो चीजें, एआई का एक पार्ट है एमएल और एमएल का एक पार्ट है डीएल। एमएल का मतलब होता है मशीन लर्निंग, जहां कंप्यूटर एक्सपर्टीज दिया जाता है या वो सीखता है, और डीप लर्निंग का मतलब होता है कि यहाँ पे वो खुद से सीखने की कोशिश करता है। तो डीप लर्निंग का दो तरीका है। पहला जो है वो है ANN, जिसको आप यहाँ पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से, और दूसरा जो होता है वो है CNN, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब ANN और CNN में क्या अंतर होता है? तो इसके लिए हमारे पास एक AI का वीडियो बना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से देख लीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में आए तो थोड़ा सा आप वहां से जानकारी रख सकते हैं। अब इस दौर में क्या हुआ कि वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN का जो था डेवलपमेंट हुआ। वाइड एरिया नेटवर्क यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़ने लगे। नेक्स्ट कहता है NLP इज अ कंपोनेंट ऑफ AI, इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज को समझने के लिए NLP बनाया गया था। तो मैंने आपसे बताया इस चीज को। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो चार्ल्स बेबेज इज नोन एज या इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ही एक डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट था, वो था एनालिटिकल इंजन। कब आया? 1837 में। इसी वजह से 1837 में एनालिटिकल इंजन डेवलप करने की ही वजह से हम इनको कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। अगर अब बात करा जाए कि एनालिटिकल इंजन जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो एनालिटिकल इंजन कंटेन्ड एन ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसके अंदर बेसिक फ्लो कंट्रोल था, इंटीग्रेटेड मेमोरी था, विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो पहला जो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट बना, आप जानते हैं कि हमारा जो CPU है अभी फिलहाल वो किस पे काम करता है? MU, CU और ALU पे। ठीक है, CU का मतलब क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट। MU का मतलब क्या हो गया? मेमोरी यूनिट। ALU का मतलब क्या हो गया? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब आप जानते हैं कि भैया हम यहां पर क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस। तो क्या निकलता है? आउटपुट। इसमें ALU का जो कॉन्सेप्ट था वो कहां से लिया गया? एनालिटिकल इंजन से। कंट्रोल फ्लो का कहां से लिया गया? एनालिटिकल इंजन से। मेमोरी हो कहां से लिया गया? एनालिटिक इंजन से। अब ये जो कॉन्सेप्ट आया, इनपुट दीजिए आउटपुट दीजिए, ALU है, CU है, ये सारा जो है एक आर्किटेक्चर है। ये डिजाइनिंग कौन किया था? ये आर्किटेक्चर जो डिजाइन किया गया वो था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से इसको जानते हैं। अब बनाने वाले जो थे उनका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। कई जगहों पर लिखा होता है जॉन न्यूमैन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जॉन वॉन न्यूमैन एक ही आदमी है, वॉन न्यूमैन भी एक ही आदमी है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिस्क्राइब किया गया। तो इस पूरी आर्किटेक्चर को हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का खिताब देते हैं। वैसे तो आर्किटेक्चर कई तरीके के हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग को यहाँ नहीं जानना है, आगे फिर कभी आपको पढ़ा देंगे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर था उसको कहते हैं एनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। किसके द्वारा इन्वेंटेड था? तो जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मैकले द्वारा। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वानिया में। ठीक है। कंस्ट्रक्शन कब हुआ? 1943 में स्टार्ट हुआ। खत्म कब हुआ? 1946 में। 1800 स्क्वायर फीट का था, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे, 50 टन का वो सिस्टम था। ENIAC was the first digital computer because it was fully functional. ENIAC पहला डिजिटल कंप्यूटर आया, पूरी तरीके से ये काम कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है OCR। OCR जो आप लोग QR कोड की तरफ समझते हैं, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल ग्राफिक रिकॉग्निशन इंजन। Indus Scripts has been developed using deep learning neural network as a subfield of AI। तो मैंने आपको बताया AI का ही एक पार्ट है डीप लर्निंग। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए भी एक QR कोड बनाया गया जिसको आप स्कैन करके इंडस वैली के रिगार्डिंग जानकारी पा सकते हैं। आगे चलें, डेटा क्या होता है? तो डेटा इज डिफाइंड एज एन अनप्रोसेस्ड कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स suitable फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए जो रॉ फैक्ट का कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग डेटा कहते हैं। डेटा जो होता है, डेटा इज अ रॉ फैक्ट दैट इज प्रोसेस्ड टू गिव मीनिंगफुल, ऑर्डर्ड और स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। दिस कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, जब डेटा को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में तो उसको हम लोग कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। डेटा क्या हो गया? रॉ फैक्ट्स। अब इसी रॉ फैक्ट्स में से जब आप मीनिंगफुल फैक्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग कैसे होता है? तो आप इनपुट देंगे, प्रोसेस होगा, फिर क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा। वही आउटपुट जो हो गया वो इंफॉर्मेशन यानी जानकारी हो गई, और पूरी प्रक्रिया डेटा प्रोसेसिंग। अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो मैं आपको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बता रहा था, वही है। इनपुट दीजिएगा, सीयू होगा, एएलयू होगा, मेमोरी होगा। मेमोरी दो तरीके का, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, फिर आउटपुट आएगा। ये सारे जो हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो किससे कनेक्टेड होते हैं? डेटा पाथ से। और कंट्रोल पाथ क्या होता है? कंट्रोल पाथ का इस्तेमाल करते हैं करंट फ्लो के लिए, इंस्ट्रक्शंस फ्लो कराने के लिए कंट्रोल पाथ का यूज होता है। अब जानते ही हैं आप लोग कि मेन मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। अगर इसमें बारे में भी असमंजस है तो हम लोग इसी क्लास में बेसिक्स में ही डिस्कस करेंगे। अगर आगे बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू क्या होता है? द मेजर कंपोनेंट विच इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने वाला जो होता है वो सीपीयू होता है। ये सारे ऑपरेशंस को, इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स सच एज मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। मेमोरी, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट को कंट्रोल करता है। इट एक्सेप्ट्स बाइनरी डेटा एज इनपुट। बाइनरी डेटा ये लेता है, लेकिन हम लोग बाइनरी इंफॉर्मेशन तो देते नहीं है। बाइनरी क्या हो गया? 0 and 1, यानी सीपीयू जो होता है वो बाइनरी इंस्ट्रक्शन लेता है, लेकिन हम लोग इंस्ट्रक्शंस बाइनरी में देते नहीं हैं। तो फिर कैसे देते हैं? खैर वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रोसेसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइड्स द रिजल्ट एज आउटपुट, यानी बाइनरी डेटा लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट सीयू, एएलयू और एमयू यानी मेमोरी यूनिट। आगे चलें तो नेक्स्ट आता है एएलयू क्या करता है। एएलयू जो है पार्ट है सीपीयू का जहां पे वेरियस कंप्यूटिंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड, यानी बहुत सारे कंप्यूटिंग फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशंस सारे वहीं पे किए जाते हैं। जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट को इंटरनल मेमोरी में सेव करते हैं। द ऑपरेशन ऑफ एएलयू प्रमोट्स द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर डिसीजन ले पाता है वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी किसके वजह से आता है? डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी किसके वजह से आता है? तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एएलयू की तरफ से ही आता है। आगे चलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है?
controls the flow of data between CPU, memory and input output device. CPU, memory और input output device के बीच में जो data flow होता है इसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। ये कंप्यूटर के पूरे ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करने का काम करता है। आउटपुट यूनिट क्या होता है? तो ये एक हार्डवेयर होता है दैट कन्वेज द इंफॉर्मेशन टू यूजर्स इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, यानी जो प्रोसेसिंग हुआ उस प्रोसेसिंग को दिखाने के लिए, हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट देने के लिए किसका यूज करते हैं? आउटपुट यूनिट का। एग्जाम्पल क्या है? मॉनिटर और प्रिंटर। आगे चलते हैं, प्रिंटर्स क्या होते हैं? प्रिंटर की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंटर का इस्तेमाल हम प्रिंट आउट करने के लिए करते हैं। दो कैटेगरीज होते हैं प्रिंटर के, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा जो हमारे पास होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आता है एग्जाम्स में, यहाँ पे C++ वाले क्वेश्चंस आते हैं, वहां पूछा जाता है कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में क्या अंतर है। तो आइए इम्पैक्ट के बारे में जानते हैं। पहले इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? तो दीज प्रिंटर्स प्रिंट विथ स्ट्राइकिंग ऑफ हैमर्स और पिन्स ऑन रिबन, यानी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक पिन होता है, यहाँ ये पिन है, ठीक है, ये पिन पेपर पे स्ट्राइक होता है। तो पिन जैसे पेपर पर स्ट्राइक होगा तो एक कैरेक्टर बन जाएगा, एक कैरेक्टर, मान लो A हुआ तो A बन जाएगा, B हुआ तो B बन जाएगा, टाइपराइटर के जैसा जिसको हम लोग कहते हैं। These printers can print on multi part by using mechanical pressure। मैकेनिकल प्रेशर का यूज होता है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो पिन होगा या हैमर होगा वो मारता है, खट से मारेगा पेपर पे तो खटाक आवाज आती है, वो आवाज आई तो मैकेनिकल प्रेशर हुआ। पूछा जाएगा कि प्रिंटर्स कितने टाइप के होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स खासकर तो दो तरीके का बता सकते हो, डॉट मैट्रिक्स और लाइन मैट्रिक्स, ये बेसिक्स है। अब ये दोनों क्या होते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स का मतलब होता है जो प्रिंट करता है, दैट प्रिंट्स यूजिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पिन्स और वायर्स, उसके अंदर फिक्स्ड पिन होता है और वायर होता है। ईच डॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ टाइनी मेटल रॉड कॉल अ वायर और अ पिन, यानी वहां पे एक वायर होगा या पिन होगा जो वहां पे खट से मारता है, उसका इंप्रेशन बना देता है। which works by the power of a tiny electromagnet or solenoid, either directly or through a set of small levers. It generally prints one line of text at a time। ये एक बार में एक ही लाइन को प्रिंट कर सकता है। The printing speed of these printers varies from 30 to 1550 characters per second। यानी ये जो प्रिंटिंग स्पीड होता है एक प्रिंटर का, वो एक बार में 30 कैरेक्टर पर सेकेंड से 1550 कैरेक्टर पर सेकेंड तक प्रिंट कर सकता है। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम से पूछे जाते हैं। लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर हम बात करें तो ये प्रिंटर जो होता है स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म का यूज नहीं करता है, तो फिर ये क्या यूज करता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इससे फायदा क्या होता है? क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर्स आर बेटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स से इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। एग्जाम्पल क्या हो गया? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर्स क्या होते हैं? तो लेजर प्रिंटर जो होता है वो वर्क करता है एक सिमिलर टेक्नोलॉजी पे जिसपे फोटोकॉपी काम करता है। इसमें क्या होता है? एक लेजर बीम होता है जो पड़ता है, एंड अक्रॉस अ ड्रम इनसाइड प्रिंटर बिल्डिंग अप अ पैटर्न। एक लेजर बीम होता है, उस लेजर बीम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। उसके पीछे क्या होता है? एक ड्रम होता है, उस ड्रम में इंक रखा जाता है जिसको फ्लो कराते हैं और जो भी स्कैन हुआ है उसका एक पैटर्न बन जाता है। ये वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ग्राफिक इमेजेस बनाने के काम में आता है। ठीक है, इसका रेजोल्यूशन जो होता है, रेजोल्यूशन मतलब प्रिंट क्वालिटी, हाउ मेनी डॉट्स पर इंच, कितना डॉट्स वो प्रिंट कर सकता है, उसको मेजर करते हैं DPI में। यानी लेजर प्रिंटर का रेजोल्यूशन मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो DPI है। एवरेज रेजोल्यूशन क्या होता है? वो 1200 DPI है। ठीक है, 1200 DPI है, डॉट्स पर इंच। और एक मिनट में अगर पूछें तो लेजर प्रिंटर कितना प्रिंट कर सकता है? तो इट कैन प्रिंट 100 पेजेस। इंकजेट की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर जो होता है इट यूजेस कलर कार्टेज, कलर कार्टेज का यूज होता है। और कलर कार्टेजेस में कौन कौन से कलर्स का यूज होता है? तो मैजेंटा, येलो एंड कायन, इन तीन यूज का रंग का यूज करते हैं, मैजेंटा, येलो एंड कायन। इनका इस्तेमाल करके कलर टोन बनाया जाता है। ठीक है, अ ब्लैक कार्टेज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मोनोक्रोम आउटपुट।
अब देखते होंगे ना, कलर प्रिंटर से ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकल रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है? तो उसके लिए हम लोग ब्लैक कार्टेज का यूज करते हैं। इंकजेट प्रिंटर वर्क बाय स्प्रेइंग आयोनाइज्ड इंक एट अ शीट ऑफ पेपर। The speed of inkjet printer generally ranges from 1 to 20 paper per minute। यानी इसका स्पीड जो होता है वो कितना होता है? 1 से 20 पेज पर मिनट। इसमें क्या होता है? They use the technology of firing ink by heating it so that it explodes towards the paper in bubbles, or by using piezoelectricity in which tiny electric currents controlled by electronic circuits are used inside the printer to spread ink in jet speed। यानी यहाँ पे क्या होता है? इंक को स्प्रेड किया जाता है। कैसे स्प्रेड करते हैं? तो उसको स्प्रेड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का। अब कितना इंक वो स्प्रेड कर सकता है? तो कैन स्प्रेड मिलियंस ऑफ डॉट्स ऑफ इंक एट द पेपर एवरी सिंगल सेकेंड। हर सेकेंड में मिलियंस ऑफ डॉट्स ऑफ इंक्स को वो स्प्रेड कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक वीडियो है, वहां पे प्लेलिस्ट में, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये जरूरी भी है, आपको जानना चाहिए। अब पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो एक बेसिक सॉफ्टवेयर है दैट मेक्स द कंप्यूटर टू वर्क, या कह सकते हो इट वर्क्स एज अ मीडियम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। यानी एक कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बीच में माध्यम का काम करता है। जब एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन इट्स रैम, उसके रैम में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता। एट द सेम टाइम इन रोम द प्री रिटन प्रोग्राम कॉल्ड पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। यानी जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो रैम में कुछ नहीं होता, लेकिन रोम के अंदर पोस्ट होता है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या हो गया? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जैसे ही आप ऑन करते हैं वो पोस्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। दिस प्रोग्राम्स checks if the device like RAM, keyboard are connected properly and ready to operate। तो आप जैसे ही ऑन करते हैं ना, तो वो पोस्ट चालू हो जाता है और वो चेक करता है कि जो बाकी के हार्डवेयर्स लगे हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इफ दिस डिवाइसेस आर रेडी, सारे डिवाइसेस काम कर रहे हैं, तो क्या होता है? बायोस एग्जीक्यूट होता है। बायोस का फुल फॉर्म देखिए लिखा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। बूटिंग भी दो टाइप का होता है, क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। अब उसके बाद क्या होता है? देयरफॉर अ प्रोग्राम कॉल्ड बूटस्ट्रैप लोडर ट्रांसफर्स ओएस फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। अब जैसे होता है इस बूटिंग के दौरान सब कुछ चेक हो गया कि काम कर रहा है, तो एक प्रोग्राम है, वो क्या है? बूटस्ट्रैप लोडर। ये ट्रांसफर कर देता है किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। कहाँ? हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में। अब OS, नाउ द OS गेट्स लोडेड। अब OS जो होता है वो लोड हो जाता है और एग्जीक्यूशन के लिए तैयार होता है। अगर पूछा जाए बूटिंग कितने टाइप का होता है, तो दो तरीके का, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग किसको कहते हैं? तो कोल्ड बूटिंग, व्हेन अ सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट इट इज स्विच्ड ऑन, वी कॉल इट कोल्ड बूटिंग और हार्ड बूटिंग। जब एक सिस्टम को शुरुआत करते हैं, आप स्विच ऑन करते हैं पावर बटन ऑन करने से, तो उसको हम लोग कहते हैं कोल्ड बूटिंग। व्हेन द यूजर प्रेसेस द पावर बटन द इंस्ट्रक्शंस आर रेड फ्रॉम रोम टू इनिशिएट द बूटिंग प्रोसेस। यानी जैसे ही आप कंप्यूटर के पावर मेमोरी को ऑन करते हैं तो बूटिंग का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। वही इनिशियल स्टेप जो है बूटिंग का, उसको हम लोग कोल्ड बूटिंग कहते हैं, या दूसरी भाषा में हार्ड बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। आगे पूछा जाता है कि वार्म बूटिंग क्या होता है, तो व्हेन अ सिस्टम रीस्टार्ट्स और व्हेन द रीस्टार्ट बटन इज प्रेस्ड वी कॉल इट वार्म बूटिंग और सॉफ्ट बूटिंग। वार्म बूटिंग को हम लोग सॉफ्ट बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, तो अगर आप एक सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, रीसेट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वार्म बूटिंग। द सिस्टम डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट एंड सो ऑल डायग्नोस्टिक टेस्ट्स
नॉट टू बी कैरिड आउट इन दिस केस। यहाँ पे सिस्टम वापस से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ना पोस्ट आएगा, ना बायोस आएगा, ना रैम और हार्डवेयर चेक होगा। इसमें डेटा लॉस के चांसेस होते हैं, देयर आर चांसेस ऑफ डेटा लॉस एंड सिस्टम डैमेज। यहाँ पे डेटा लॉस के चांसेस हैं और सिस्टम डैमेज भी हो सकता है। द डेटा माइट नॉट हैव बीन स्टोर्ड प्रॉपरली, हो सकता है कि जो डेटा स्टोर नहीं है वो डिलीट हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर। ये हमारा पहला दिन था कंप्यूटर साइंस को लेकर। जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको बताई है। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तब तक हम आपसे अनुरोध करते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो हमारा शेड्यूल है उस शेड्यूल से आप जुड़िए, सीखिए, आगे बढ़िए। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे अपने नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ आप इसका पीडीएफ भी पा सकते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आप इंस्टाग्राम से भी जुड़िए। बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।